नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। देश की सरकार लाख कहे कि 2 या 3 बच्चे बस, फिर नारा बदला कि 2 हम 2 हमारे, उसके बाद नारा बदले कि हम 2 हमारा 1। अब धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि हम हमारे तुम तुम्हारे, यानी कि लोग धीरे धीरे बच्चा पालना लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाना लोगों को मुश्किल होता जा रहा है। जिनके घर में 2 लोग काम नहीं करते और उनके पास आय के कोई स्रोत नहीं है, तो बच्चा पालना, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य उनका रहे, वो अच्छे से रहें, ये मुश्किल है। आज पूरी दुनिया में हम सबसे बड़ी आबादी हैं। इसके बावजूद यदि हमारे देश के नेता जो जिम्मेदार हैं वो कहें कि हमको अपनी आबादी बढ़ाना है, तो ये समझना पड़ेगा कि ये इस तरह की बातचीत क्यों कर रहे हैं। पहले दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या, आजकल है दिल्ली में जहरे बहस ये मुद्दा। तो सवाल ये है कि जब हमारे पास 2 जून की रोटी नहीं है, हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज या सस्ता अनाज दे रहे हैं, और हम पूरी दुनिया में हमारे पास ना तो उतनी ट्रेनें हैं, ट्रेन की भीड़ देख लीजिए, जहां हम जाते हैं अस्पताल में भीड़ देखिए, पूरी जगह भीड़ ही भीड़ है। ऐसी भीड़ में यदि कोई 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहें कि हमको अपनी आबादी बढ़ाना है, या कोई ये कहे कि साहब देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है इसलिए हिंदुओं को भी ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, तो एक प्रकार से हमको लगता है कि ये क्या कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है ये मामला दिखाई देता है। पहले एक बच्चे की बात चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने 20 साल पहले एक स्लोगन दिया था कि 1 बच्चा होना चाहिए, और अब ये कह रहे हैं कि आपको अधिक बच्चे पैदा करना है। अगर बड़ी आबादी होगी तो इसको हैंडल कैसे करेंगे? ना जॉब है, ना फूड गारंटी है, ना हमारे पास जो घनत्व है जनसंख्या का वो दुनिया के घनत्व से बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये लोगों को मूल मुद्दे से भटकाने का जो है ये मामला। आंध्रा की अगर मैं बात करूं, 14 लाख करोड़ का कर्जा है आंध्र प्रदेश की सरकार पर, और वहाँ के मुख्यमंत्री लोगों से कहते हैं कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करें। शिक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मैंने जैसा कहा कि रेलवे में भीड़ है, राशन की कोई गारंटी नहीं है, स्वच्छ पानी, स्कूल, ट्रेन, ये सारी चीज़ें जो हमसे बड़े भूभाग हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आबादी का घनत्व उतना नहीं है जितना जो है वो हमारे यहाँ है। और कोई जो आदमी भूखा होगा उसकी कोई जाति नहीं होगी। अगर आप भाई और भाई भूखे होंगे तो रोटी के लिए उनमें संघर्ष होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि ये भूखा है, ये मेरा भाई है, वो रोटी के लिए संघर्ष करेगा। और ये जो मुख्यमंत्री जिन्होंने ये बात की है, ये अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, एनडीए के घटक है, उनके भरोसे सरकार जो है बनी हुई है, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बच्चा जैसा मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल हो रही है। पढ़ा लिखा कोई भी माँ बाप जो है वो ज़्यादा बच्चे के पक्ष में अब नहीं है। उसके बावजूद हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चीन को हमने पीछे छोड़ा है। कुछ भाई ये डर दिखाते हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा देश, मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे। 25 देशों में मुस्लिम है, पर लोग जब मुसलमानों की बात करते हैं तो उनको कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। बांग्लादेश जाने की बारे में कोई नहीं कहता, दूसरे देश जाने के बारे में नहीं कहता। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पर, कभी वोट के नाम पर, कभी परिसीमन के नाम पर जो आबादी बढ़ाने या घटाने की बात कर रहे हैं। 382 वर्ग किलोमीटर जो है आबादी का 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व है, और 282 व्यक्ति प्रति किलोमीटर घनत्व है, जबकि विश्वव्यापी औसतन 15 व्यक्ति प्रति किलोमीटर घनत्व है। तो हम जो हैं आज 145 करोड़ की आबादी जो है हम लोग हो गए, और ये बढ़ती ही जाएगी। तो ये कहीं कहीं जो अलग अलग थ्योरी काम करती है, और चुनाव के समय ये ज़्यादा काम करती है। जो लोग ये कहते हैं कि धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी और हिंदुओं की कम हो जाएगी, वो आबादी को के बारे में जानते नहीं है। 80 करोड़, अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें 1947 की, तब 20 करोड़ हिंदू थे, आज हम 100 करोड़ से ज़्यादा हैं। और अगर हम मुस्लिम बाहुल राज्यों की बात करते हैं तो वो कुछ ही राज्य, कहीं कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक हैं। पर ये लड़ाने के लिए, मूल मुद्दे से भटकाने के लिए ये बातचीत हो रही है। अगर हम 1951 से 2020 तक की
औसतन हर साल हिंदुओं की आबादी की बात करें तो 1.14 करोड़ उनकी आबादी बढ़ती है और मुस्लिम की आबादी 25 बढ़ी है। पर बीच बीच में इस तरह के सर्वे आते हैं कि हिंदू की संख्या कम हो रही है और लंबे समय बाद हिंदू नहीं रहेंगे। इस देश में अंग्रेजों के शासन के पहले मुगलिया शासन भी था। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, धर्मांतरण के जरिए कुछ लोग बड़े होंगे, पर ऐसे कैसे हो गया कि आप ये डर दिखाएं किसी को कि कहीं हमारे से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। आंध्रा को ये डर है कि हमसे ज़्यादा जो है सीटें उत्तर भारत के लोग ले जाएंगे, चुनाव में वो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो कभी हिंदू मुसलमान, कभी क्षेत्रीयता, ये सारे भय दिखाकर ये कहना कि आप आबादी को बढ़ाओ, एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण बात है। और ये गैर जिम्मेदाराना बात कौन कर रहा है? दो मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इनकी देखा देखी जो है बाकी लोग भी इस तरह की बात करेंगे। हम अगर एक तरफ देखते हैं कि भारत दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का तगमा हासिल कर चुका है और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पूरी शिद्दत के साथ महसूस हो रही है, मगर दक्षिणी राज्यों के में प्रमुख ऐसा नहीं सोचते। पहले आंध्र प्रदेश की घटती जन दर का मुद्दा उठाते हैं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और जनसंख्या को संतुलित करने के लिए आंध्र प्रदेश की महिलाओं को कम से कम 2 बच्चे पैदा करने का आह्वान करते हैं। तो प्रदेश कांग्रेस जो है इसकी इस टिप्पणी का स्वागत करती है। हालांकि विरोधी YSRCP जो है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो इस दृष्टिकोण पे सवाल उठाते हैं। नायडू के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी लोगों से परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं। दोनों नेता की चिंता जनहित की नहीं है बल्कि वोट बैंक और लोकसभा की सीटों की संख्या है। दोनों नेता ने संसदीय परिसीमन के चलते लोगों से परिवार बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर यूपी की बीजेपी सरकार 2021 में नई पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई है जिसमें 2 से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने में रोकने, सरकारी योजनाओं में जो अनुदान सब्सिडी मिलती है उसका लाभ नहीं देने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन में रोकने की बात कर रही है। ऐसे समय जब देश की तमाम बीजेपी और NDA की सरकारें जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए प्रावधान कड़े कर रही हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान एक तरह से उस नीति को के खिलाफ बात कर रहा है। नायडू NDA के प्रमुख घटक दल हैं। नायडू के ऐलान और स्टालिन के आह्वान से फिर एक बार उत्तर बनाम दक्षिण की बहस छिड़ गई है। चंद्रबाबू नायडू ने जब नई जनसंख्या नीति की बात करते हुए आंध्र ही नहीं पूरे साउथ में जनसंख्या बढ़ाने पर जोर देते हुए लोगों को आह्वान किया तो चर्चा जो है लोकसभा सीटों और परिसीमन पर होने लगी। स्टालिन ने खुलकर सीटों की संख्या का जिक्र करते हुए इस बहस को और भी हवा दी। अब सवाल यह है कि जनसंख्या का सीटों से क्या नाता है? दरअसल इसके पीछे यह मानक है कि जिसके मुताबिक 10 लाख की जो आबादी पे एक सांसद का प्रावधान है, जनसंख्या के अनुसार सीटों का प्रावधान है और इसके लिए परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वर्ष 2047 जिसमें हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसको ये इंगित करके कह रहे हैं कि 2047 तक हमारी जनसांख्यिकी बेहतर होगी और ज़्यादा युवा होंगे, लेकिन 2047 के बाद बूढ़े लोग अधिक हो जाएंगे और प्रति व्यक्ति महिला 2 या जो कम बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या कम हो जाएगी। No, we are very clear. We want to go for population management instead of population control. Now time has come. Every family has to think how to manage population. Then only there will be future. If you can plan successfully in India, population management, hundreds of years globally, India can do wonders. Indians will become global service providers in knowledge economy. That is going to happen. अगर प्रत्येक महिला से 2 अधिक बच्चों का जन्म देती है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब इसमें यह बात रुक के समझने की कि कोई महिला जो बच्चे को जन्म देती है, हम देखते हैं कि पहले अभी तो विज्ञान ने तरक्की कर ली है, वरना जन्म के समय महिलाओं की जो प्रसव के समय मृत्यु दर होती थी, बच्चे अधिक होते थे तो उससे बच्चे कमजोर होते थे। धीरे धीरे हमने बड़े मुश्किल से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे योजनाएं चलाई, बहुत सारे प्रोत्साहन दिए और लोगों को समझाया कि आप ज़्यादा आबादी रखोगे या घर में ज़्यादा बच्चे होंगे तो इससे आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आप जो है
कहीं ना कहीं इस पर रोक भी लगाया कि भाई स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकते, 2 बच्चों को से अधिक संतान वालों को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। पर अब ये नेता जो हैं वो कहीं लोगों को इस तरह से बरगला रहे हैं। हम देखते हैं कि कई बार अशिक्षा के कारण गरीब आदमी को लगता था कि मेरे घर में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा काम करेंगे और उससे मेरे घर में पैसा आएगा। पर हमने देखा कि जिसके घर में ज़्यादा बच्चे थे उसके घर में गरीबी भी उतनी ज़्यादा थी, क्योंकि खाने वाले लोग उतने थे और जो रहने के लिए ना तो कमरे थे। अभी हम प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उतने आवास भी नहीं बन रहे हैं जितने लोगों की जरूरत है, और वो उसमें भी घर में 2 ही कमरे बन रहे हैं। अगर उस घर में 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कौन सा कमरा होगा, माता पिता के लिए कौन सा कमरा होगा। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू का 1 बच्चा है, स्टालिन का भी 1 बच्चा है, मगर बात यह है कि वो लोगों से कह रहे हैं कि लोकसभा परिसीमन की कवायद करते हुए यदि 16 बच्चों के बारे में सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, ये बात उनको लग रहा है कि इससे हमारे यहाँ के सीटें बढ़ जाएगी। तो यदि लोकसभा में सीटें भी बढ़ गई, नई लोकसभा भी बनी है, तो आप कितने सांसदों को बिठाएंगे, कितने लोगों को बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से ये लोगों को भ्रमित करना है, मूल मुद्दों से हटाना है। ये समझने की बात है कि यदि कोई 2 से अधिक बच्चे पैदा करता है या 16 बच्चे पैदा करता है तो क्या कुछ होगा, और वहाँ पर जो संसाधनों की लड़ाई बहुत तेज हो जाएगी। और संसाधन की लड़ाई में हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी में जितने मामले चल रहे हैं वो परिवार के चल रहे हैं, जमीन के बंटवारे को चल रहे हैं, घर के बंटवारे को लेके चल रहे हैं। वहाँ कोई पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं चल रहा है, वहाँ भाई भाई के बीच में झगड़ा चल रहा है। और हमने देखा कि जितनी बड़ी जमीन थी पहले, 3 पीढ़ी पहले, उनकी जमीन जो है वो घट के कम हो गई है। अगर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से अगर हम कभी हिंदू मुस्लिम का भय दिखा के लोगों को लड़ाएं, कभी हम क्षेत्रवाद में कहें कि हमारी लोकसभा में सीटें कम हो जाएंगी, कभी हम किसी और मुद्दे पे बात करें और हम ये माने कि ये बच्चे जो हैं ईश्वर की संतानें हैं, इनको हमको पैदा होने देना चाहिए, तो एक प्रकार से हम अपने देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि इस समय यदि आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और बाकी देश भी अब इस तरह की बात करने लगे हैं कि वो जो लोग आपके देश में घुस आए हैं या रह रहे हैं उनके लिए भी पॉलिसी बना रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। अब ये भी बात बीच में हुई कि बेंगलोर में ये बात भी कही गई कि बेंगलोर के स्थानीय लोगों को ही काम मिलना चाहिए। तो वहाँ जो मल्टीनेशनल कह रही थी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वर्क फ्रॉम होम करा लेंगे और बेंगलोर से अपने ऑफिस शिफ्ट कर लेंगे। बाद में ये रातों रात ये जो है ये मामला हटना पड़ा। यदि हम सीटों की बात करें तो 40 सीटें बिहार में हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम लोकसभा वार बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूपी में सीटें हैं, उसके बाद अलग अलग प्रदेश हैं, महाराष्ट्र में सीटें हैं लोकसभा की, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, तो अलग अलग जगह जो है राजस्थान में सीटें हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ये आबादी के हिसाब से लोकसभा की सीटें हैं और एरिया के हिसाब से। अब ये अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो 5 राज्य हैं दक्षिण के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, और केंद्र प्रदेश जो है पांडिचेरी, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, केरल में 20 हैं और केंद्र प्रदेश पांडिचेरी में 1 लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ 545 है। 1951 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी 36 करोड़ थी, जो 71 में जनगणना हुई तो उसमें 50 के पार जो है वो पहुंच गई। और सरकार जो है लगातार ये जो संख्या जनगणना अभी हमारे यहाँ 2011 के बाद अभी हुई नहीं है, जनगणना होना है, पर जो मोटा मोटा अंदाज है कि 145 करोड़ हम लोग हो चुके हैं और ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए तमाम कदम उठाए गए। हम देखते हैं कि इमरजेंसी में जब संजय गांधी ने जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश की थी और जिस तरीके से की थी उससे बहुत नाराज़गी हुई थी और बाद में इसको स्वेच्छा में ये लाया गया। जिस तरह कि लोगों को बहुत सारे अभियान से जोड़ा गया, उसी तरह कहा गया है कि अब जनसंख्या को नियंत्रित करना है। अब मगर यहाँ पर दक्षिण में जो राज्य हैं वहाँ पे परिसीमन में सीट बढ़ाने के लिए अपने साथ अन्याय हो रहा है, इसका विरोध दर्ज करते हुए वो कह रहे हैं कि अब हमको जनसंख्या को जो है बढ़ाना है। तो ये निश्चित रूप से उत्तर दक्षिण नहीं, ये पूरे देश की बात है। देश का क्षेत्रफल, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे देशों के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल कम है। खेती की ज़मीनें भी कम होती जा रही हैं, जंगल भी कम होते जा रहे हैं, संसाधन भी कम होते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 125 सीटें उत्तर में और दक्षिण में 130 सीटें हैं। तो ये
ये अगर हम कहें कि नहीं साहब ये हमको सीटें बढ़ाना है और इसलिए दक्षिण का वर्चस्व बढ़ना चाहिए, तो इससे किसी राज्य का वर्चस्व नहीं बढ़ेगा, निश्चित रूप से देश पे भार पड़ेगा। और देश का जो अधोसंरचना है, देश का वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़क की बात करें, परिवहन की बात करें, हम कोई भी बात करें, तो ये बात हम समझते हैं कि आज जो मौजूदा आबादी है उसके लिए हमारे देश की बहुत सारी योजना इसलिए फेल हो रही है कि हमारे पास आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ आबादी बहुत है। वो देश जहाँ पे आबादी कम है वहाँ पर प्रत्येक नागरिक का सम्मान है, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे मनुष्य की हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, उसको बुढ़ापे में बहुत अच्छी पेंशन मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे देश में ये संभव नहीं है क्योंकि हमारी बड़ी आबादी है और हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। ऐसे में आबादी बढ़ाने के लिए बोलना परिसीमन के नाम पर, ये एक प्रकार से देश को गर्त में ले जाने की बात है। और यही वजह है, मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री अपील करेंगे, बच्चा तो बाप को ही पालना है, माँ को पालना है, पैदा भी उनको करना है, खिलाना भी उनको है। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं, ये एनडीए की नई पॉलिसी जो आई है उससे हो सकता है भविष्य में खींचतान बढ़े, और ये जो जनसंख्या की पॉलिसी को लेकर एनडीए में जो बातचीत चल रही है वो चंद्रबाबू नायडू उसको समझेंगे और लोग उनकी अपील को खारिज करेंगे। नमस्कार।